तो हाई 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स कैसे हो यार? आप सभी लोग कैसे चल रही है आपकी मैथ्स 1 यानी अलजेब्रा की पेपर की तैयारी? फटाफट से कमेंट करके बता दो। तो जैसे कि आप जानते हैं मात्र 1.5 दिन ही है हमारे पास आप लोगों को पढ़ाने के लिए, यानी एक तरीके से रिकॉल कराने के लिए। तो लगातार कंटिन्यूस आपके लिए वीडियोस हम बना रहे हैं। अब तक हमने ऑलरेडी आपको मैथ्स 1 का यानी अलजेब्रा का स्ट्रैटेजी वीडियो दे दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज चेकआउट कर लेना। उसके बाद अगेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हमसे बन पड़े, जितने भी बन सके, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 के, ऑलरेडी उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आ चुका है। प्लीज जाके चेकआउट कर देना। और ऑलरेडी जैसे कि आप जानते हैं कि पूरा सिलेबस ऑलरेडी हमने सब कुछ पढ़ा रखा है। तो कोई भी चैप्टर्स में कहीं पे भी आपको दिक्कत है, उसमें अगर आप समझना चाहते हो तो आप हमारे लेक्चर्स को 2x की स्पीड पे देख सकते हो। और साथ ही में उड़ान बैच तो हमने पढ़ाया था इस साल भी, तो वो जो था लाइव था, लेकिन इस अभी आप देखोगे तो वो वीडियोस लाइव होने के बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में सेव हो जाते हैं, तो उसको भी आप 2x की स्पीड पे देख सकते हो और बहुत सारी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो। लेकिन साथ ही में जितना भी हो सकेगा इस 1-1.5 दिन के गैप के अंदर हम आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस बना के देंगे जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो आज का वीडियो अगेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे जो आगे के चैप्टर से, लाइक चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, उसके ऊपर बेस होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के जो भी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस, जो कि आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1A में एमसीक्यूज टाइप में भी पूछ सकते हैं, या तो क्वेश्चन नंबर 1B जो कि 1 मार्क्स ईच सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है उसमें भी बन सकते हैं। तो चैप्टर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग, चैप्टर 5 प्रोबेबिलिटी एंड चैप्टर 6 जो कि है स्टैटिस्टिक्स, इन सभी के ऊपर जितने भी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चंस को हम लेकर आए हैं और सारे के सारे कंसेप्ट को भी आपको समझाएंगे, रिकॉल भी करवाएंगे और सारी चीजें आपको कवर कराएंगे। तो अब बस हमारा सपोर्ट करते रहो, प्यार देते रहो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि वहां पे कुछ पुराने वीडियोस के लिंक भी हम रीशेयर कंटिन्यूअसली करते रहेंगे जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे लास्ट ईयर के भी कई सारे एग्जांपल्स को समझने में। तो प्लीज जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जेआर ट्यूटोरियल नाम है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर की, चैप्टर नंबर 4 की। अब इसमें अगर मैं बात करूं बच्चा, तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एमसीक्यूज टाइप में क्वेश्चन नंबर 1A में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसेंशियल कमोडिटीज इज डैश। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो रेट ऑफ जीएसटी होता है, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑलरेडी मैंने बताया था, ये सब चीज पढ़ा चुका हूं चैप्टर नंबर 4 के फाइनेंशियल प्लानिंग। और एक और चीज बताना चाहता हूं, ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अगला दिन है, यानी कि जो मैथ्स के लिए एक ही दिन का जो गैप है ना, उस दिन के मॉर्निंग सेशन में एक महा मैराथन आपको देखने मिलेगा जो कि एक प्रीमियर्ड फॉर्म में होगा, रिकॉर्डेड प्रीमियर्ड फॉर्म में होगा। उसमें आपको चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग और चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स, ये 2 चैप्टर जिसके अंदर बच्चे हमेशा घबराते हैं, हमेशा सोचते हैं कि इन 2 चैप्टर्स को ऑप्शन में छोड़ दें, वो पूरा हम कवर करा देंगे महामैराथन के वीडियो में। लगभग 1.5 घंटे का वो वीडियो होगा, लगातार आप लोग देख सकते हो जाके, पूरा मजा आ जाएगा। तो वो वीडियो भी बहुत जल्दी आ रहा होगा, आप चेकआउट करो। ये वीडियो जिस टाइम पे पब्लिश हुआ है उसके कुछ ही टाइम के बाद वो वीडियो आ जाएगा बहुत जल्दी। तो आप बस बने रहना और वीडियो सेक्शन को आके चेक करते रहना कि क्या क्या वीडियो आए हैं और क्या आने वाले हैं, सब चीज हम डाल के रखेंगे। तो जीएसटी का अगर मैं बात करूं, रेट जो होता है एसेंशियल कॉमोडिटी यानी जरूरतमंद चीजों के लिए, जैसे बहुत सारी ऐसी जरूरतमंद चीजें होती है, दूध हो गया, बाकी ऐसी चीजें हो गई ना, ग्रोसरीज हो गई, सब्जियां हो गई, ये सब चीज के ऊपर कोई जीएसटी नहीं भरने की जरूरत है। अभी देखा जाए तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं रिसेंट में। 2025 की अगर मैं बात करूं, यहां तक बहुत सारे चेंजेस आपको देखने मिलेंगे, लेकिन हमारा सिलेबस 2017-18 के हिसाब से बनाया गया है। तो उस हिसाब से अगर बात करें कि एसेंशियल कमोडिटीज हम जब भी बात करेंगे बच्चा, वो होता है रेट ऑफ जीएसटी 0%, मतलब कोई भी सब्जियों पे, कोई भी सब चीज के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता है। रेट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज का जीएसटी कितना लगता है? 0% लगता है, यानी 0% लगता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, ऐसा एमसीक्यू आ सकता है। दूसरा, रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। तो कभी भी जब हम ब्रोकरेज की बात करते हैं तो ब्रोकरेज हमेशा 18% होता है। तो याद रखना कि रेट ऑफ जीएसटी ब्रोकरेज के ऊपर कितना लगेगा? 18% लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी माय करेक्ट आंसर्स। इसको भी आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखोगे। ठीक है, क्लियर है? ओके, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, व्हेन ट्रेडर्स कलेक्ट जीएसटी एट द टाइम ऑफ सेल, यानी कि ऑब्वियसली आपको पता है कि कोई भी व्यापारी जो होता है वो सामान को खरीदता है, सामान को बेचता रहता है, ये उसका काम है, ये उसका बिजनेस है और इसी से वो अपना मुनाफा कमाता है। तो ये चैप्टर जब हमने पढ़ाया था तो आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि कभी भी कोई व्यापारी, कोई ट्रेडर अगर जीएसटी को कलेक्ट कर रहा है और तब वो क्या कर रहा होगा? ऑब्वियसली बेच रहा होगा। तो जब वो चीजें बेचता है, तो जब वो कुछ चीजें बेच रहा होगा तो ऑब्वियसली जीएसटी वो लेता है। करेक्ट है, ये आप लोग जानते होंगे ना, क्योंकि आप जब चीज कोई खरीदने जाते हो, कोई चीज जब खरीदने जाते हो तो जीएसटी आपको भरना पड़ता है। तो जीएसटी आप भर रहे हो तो किसको भर रहे हो? कहीं ना कहीं दुकानदार को भर रहे हो। तो दुकानदार क्या कर रहा है? वो बेचने के दौरान, कुछ सामान को बेचने के दौरान वो जीएसटी को कलेक्ट करता है। तो जब वो जीएसटी को कलेक्ट करता है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं दोस्तों आउटपुट टैक्स। क्या बोलते हैं? आउटपुट टैक्स। ये चीज हमेशा याद रखोगे कि व्हेन द ट्रेडर कलेक्ट्स जीएसटी, याद रखना कि कभी भी कोई ट्रेडर जो होता है जीएसटी को कलेक्ट करता है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? आउटपुट टैक्स बोलते हैं। और कभी भी एक और चीज भी ध्यान में रखो कि भाई जब जीएसटी कलेक्ट कर रहा है तो बेच रहा है सामान, लेकिन अगर मान लो वो खुद सामान खरीद रहा है
क्योंकि अगर मुझे ये मार्कर को बेचना है तो पहले कहीं से खरीद के लाना पड़ेगा ना। तो व्यापारी भी जो होता है कुछ सामान पहले खरीद के लाता है, तो जब वो सामान खरीद के लाता है तो जीएसटी वहां उसको पे करना होता है, यानी उसको जीएसटी देना पड़ता है। उस टाइप के टैक्स को हम लोग इनपुट टैक्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से घुमा के पूछ सकता है, तो याद रखना, अगर पहला क्वेश्चन पूछता है मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछता है जिसमें वो बात कर रहा है बेचने का, तो जब वो बेच रहा है उस टाइम पे जो वो टैक्स को कलेक्ट करता है, जीएसटी को कलेक्ट करता है, उसको आउटपुट टैक्स बोलते हैं। कलेक्ट कर रहा है यानी आउटपुट टैक्स है। और जब वो क्या कर रहा है, टाइम ऑफ सेल कर रहा है, बेच रहा है ना, ऐसे याद रखो, बेच रहा है तो आउटपुट टैक्स, खरीद रहा है तो इनपुट टैक्स। तो इस तरीके से याद रख सकते हो, बहुत इजी है तरीका, मैंने बता दिया कैसे याद रख सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जीएसटी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन आवर कंट्री फ्रॉम डैश। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में जीएसटी, क्योंकि चैप्टर जीएसटी के बारे में, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। तो ये जो चीजें हैं वो क्या बता रहा है कि अगर मान लो कि जीएसटी लगा है हमारे कंट्री में, तो उसका पहला डेट तो होगा कि इतने इतने तारीख से जीएसटी हमारे कंट्री में लागू होगा। तो हमेशा डेट याद रखना कि जो जीएसटी है, ठीक है, हमारे देश में इंट्रोड्यूस किया गया था, और उसका जो तारीख है दोस्तों वो हमेशा याद रखोगे आप लोग, दैट इज जुलाई 1 2017। ये चीज हमेशा याद रखना, भूलना नहीं आपको डेट, जुलाई वर्ड याद रख लो। कहीं पे भी जुलाई दिख गया, पहली तारीख जुलाई की 2017 में, ठीक है, जुलाई 17 2017 पहली तारीख को जीएसटी जो है वो लागू किया गया था। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो 1 जुलाई 2017 इज द डेट जब जीएसटी हमारे कंट्री में लागू हुआ था। नेक्स्ट है कि इफ मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू, एमवी का मतलब मार्केट वैल्यू होता है, एफवी का मतलब होता है फेस वैल्यू, ये सब चीज पढ़ा चुका हूं। तो अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर है तो शेयर क्या होता है, पार पे होता है, ये ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है बच्चा। ठीक है, मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर रहेगा तो शेयर पार पे होगा। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से बड़ा है, यानी जो फेस वैल्यू कंपनी जो डिसाइड करती है उससे ज्यादा चल रहा है मार्केट में रेट, तो ऑब्वियसली शेयर क्या चल रहा है, प्रीमियम पे चल रहा है। हम लोग बोलते हैं ना कि शेयर इज एट प्रीमियम। ठीक है, क्लियर है। एंड नेक्स्ट है कि जब मार्केट वैल्यू लेस देन है फेस वैल्यू से, ठीक है, मार्केट वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू से कम रहेगा, तो मतलब शेयर कहीं ना कहीं गिरा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, क्या है, डिस्काउंट पे है। तो ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में तो काम आएगी ही आएगी, लेकिन 1 मार्क्स में और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। फिर नेक्स्ट है जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको जीएसटी आईएन भी कहते हैं, हैव डैश अल्फा न्यूमेरिकल्स इन टोटल। तो मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है, कि टोटल जो जीएसटी नंबर होता है उसमें 15 डिजिट्स होते हैं। और अगर मैं मोटा मोटा याद कराने की कोशिश करूं तो स्टार्टिंग का एक कोड होता है 27, जो कि महाराष्ट्र स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद 10 नंबर होते हैं, ठीक है ना, उसके बाद क्या होते हैं, 10 नंबर होते हैं अगर मैं बात करूं, ठीक है, एक यहाँ, ऐसे 10 नंबर होते हैं, जो कि आपका पैन कार्ड का नंबर होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पैन कार्ड का नंबर होता है। तो कितने हो गए, 12। और उसके बाद कुछ एक डिजिट 1 होता है, फिर Z होता है, फिर ऐसा कुछ तो नंबर होता है, वो देख लेना आप लोग। तो ऐसे कुल मिला के 15 होते हैं। और याद रखना जीएसटी आईएन के अंदर 10 डिजिट जो बीच में होते हैं, मतलब स्टार्टिंग के 2 नंबर के बाद जो 10 डिजिट होते हैं वो पैन कार्ड का नंबर भी होता है। तो एग्जाम में अगर पूछता है कि पैन नंबर कितना होता है तो वो 10 होता है। पैन का मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर, जो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है, याद रखना। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा 15। कितना होता है जीएसटी आईएन, 15 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल, मतलब उसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं, इसके लिए उसको अल्फा न्यूमेरिकल्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट द एनएवी, दैट इज नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं कि यहाँ पे बोल रहा है कि द नेट एसेट वैल्यू ऑफ ए यूनिट इन ए म्यूचुअल फंड स्कीम इज 10.65 रुपीज। यानी कोई म्यूचुअल फंड होगा, उसके अंदर जो एक यूनिट का, जिसको हम लोग नेट एसेट वैल्यू, जैसे शेयर में क्या होता है, एक शेयर, वैसे ही म्यूचुअल फंड में होता है एनएवी, यानी नेट एसेट वैल्यू होता है। तो एक म्यूचुअल फंड स्कीम का एक यूनिट का नेट एसेट वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 10 रुपए 65 पैसा, 10.65 रुपीज। देन फाइंड द अमाउंट रिक्वायर्ड टू 500 सच यूनिट्स। तो मान लो कि यहां पे आपको कितना दिया है, एक यूनिट का प्राइस, एक यूनिट का जो प्राइस है वो आपको दिया है 10.65 रुपीज, और आपको पूछ दिया है कि ऐसे 500 यूनिट रहेंगे तो कितना प्राइस रहेगा। तो सिंपल है कैलकुलेट करना। तो फॉर 500 यूनिट्स कितना हो जाएगा, एक यूनिट का है 10.65 रुपीज, तो 500 यूनिट का हो जाएगा, उसको 500 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो मुझे बताओ 2 जीरो से इसका पॉइंट हट जाएगा तो हो जाएगा 1065, तो ये हो जाएगा 1065 और उधर बचेगा 5। 1065 को 5 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। 5 5 होता है 25, 2 कैरी, 5 6 30 + 2 32, 3 कैरी,
500 प्लस 3 एंड 5 1 5 5325 आंसर आ जाएगा आपका 5325 रुपीज। तो आपका जो पैसा यहाँ पे लग रहा है, क्वेश्चन यही पूछा है ना कि फाइंड द अमाउंट रिक्वायर्ड, so द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बाय 500 सच यूनिट्स इज 5325 के ऑप्शन में है 5325। पहला ही ऑप्शन आप देखोगे, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से एमसीक्यूज अगर आएंगे इस चैप्टर में से, वैसे अगर मैं आपको एक ईमानदारी से कमेंट या फिर एक ईमानदारी से चीजें बताने की कोशिश करूं, तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है कि ज्यादातर जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वो पहले 3 या 4 चैप्टर्स में से पूछे जाते हैं, ठीक है। और 5वां चैप्टर मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग में से भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और 5वां चैप्टर प्रोबेबिलिटी, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 5वां प्रोबेबिलिटी, इन 4 में से ना 4 ही पूछता है, तो ये 4 में से पूछने के चांसेस होते हैं। सबसे कम आपका जो लास्ट का चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, इसमें बहुत रेयर चांस है कि उसमें एमसीक्यू पूछ दे, क्योंकि क्वेश्चन ही बड़े बड़े उसमें, पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, मीन, मीडियन, मोड, बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो उसमें चांसेस कम होते हैं। लेकिन फिर भी हर एक चैप्टर्स के हर एक टाइप में करा के दे रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, कोई चिंता की बात नहीं रहेगी, कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी भाई, ठीक है ना। हर चीज करा के दे दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1B, जिसमें आपको फाइनेंशियल प्लानिंग का 1 मार्क्स के कैटेगरी का क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा और आपको सॉल्व करके दिखाना है। यहाँ पे स्टेप्स के मार्क्स रहेंगे। तो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो। इफ द फेस वैल्यू ऑफ ए शेयर इज 100 रुपीज, तो सबसे पहले जो दिख रहा है वो लिख दो। क्या बोल रहा है कि फेस वैल्यू जो है उस शेयर का वो कितना है, 100 रुपीज है। मार्केट वैल्यू भी दे रखा है, तो एमवी बोलते हैं मार्केट वैल्यू को, मार्केट वैल्यू दे रखा है 150 रुपया, ठीक है। और आपको दिया है यहाँ पे रेट ऑफ ब्रोकरेज, इफ रेट ऑफ ब्रोकरेज 2% दिया हुआ है, रेट ऑफ ब्रोकरेज लिख दो यहाँ पे, रेट ऑफ ब्रोकरेज इज इक्वल टू 2%। रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना दे रखा है, 2% दिया है। और हमें पूछा है फाइंड द ब्रोकरेज पेड ऑन 1 शेयर, ठीक है। अब ब्रोकरेज पेड ऑन 1 शेयर की अगर हम निकालने की कोशिश करें, तो आपको एक चीज पता होगा कि जो ब्रोकरेज होता है, ब्रोकरेज पेड ऑन 1 शेयर, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, दैट इज नथिंग बट रेट ऑफ ब्रोकरेज जो भी लगा रहेगा, जो भी रेट ऑफ ब्रोकरेज जो भी लगा रहेगा उसको उसके मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या निकल जाता है, ब्रोकरेज पेड 1 शेयर के ऊपर निकल जाता है। तो यहां पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि मुझे पता है कि जो रेट ऑफ ब्रोकरेज है वो इन्होंने दे रखा है, दैट इज 2%, ठीक है। 2% दे रखा है, मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू कितना है, 150 रुपया है, मतलब 2% ऑफ 150, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 150। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं, 0 0 कट हो जाएगा, 5 2 10 होता है, 5 3 15 होता है, 2 1 2 होता है, 2 1 2 कट हो जाता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 3 बच रहा है। मतलब इन शॉर्ट जो ब्रोकरेज पे हो रहा है, यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें पूछा है कि ब्रोकरेज पेड ऑन 1 शेयर, वो कितना आ रहा है, 3 रुपया। मतलब अगर वो इंसान शेयर खरीद रहा है जिसकी फेस वैल्यू 100 है, मार्केट वैल्यू 150 है, और रेट ऑफ ब्रोकरेज जो उसके ऊपर 2% उसको देना पड़ रहा है, तो यहां पे उसको कितना पैसा देना पड़ रहा है, इन शॉर्ट 3 रुपया देना पड़ता है। तो ब्रोकरेज रेट 2% के हिसाब से 3 रुपया होता है, ठीक है। बहुत सिंपल है, इस तरीके से मैंने आपको ये चीज समझा दिया। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल प्लानिंग के क्वेश्चन है जो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगेगा सॉल्व करने के लिए, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड व्हेन 300 शेयर ऑफ फेस वैल्यू, यहां पे लिखा है फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड व्हेन 300 शेयर्स, तो मतलब इन शॉर्ट क्या दिया है आपको, नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है 300, नंबर ऑफ शेयर्स कितना दिया है, 300 दिया हुआ है। देखो क्लियर कट दिख रहा है आपको, बहुत अच्छी तरीके से बता रहा हूं कि अमाउंट रिसीव व्हेन 300 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू दिया हुआ है 300, मतलब फेस वैल्यू 100 दिया, वो भी लिख दो, फेस वैल्यू दिया हुआ है 100 रुपीज, लिख दिया। नंबर ऑफ शेयर 300 है, फेस वैल्यू 100 रुपया दिया हुआ है, सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 30 रुपीज, मतलब डिस्काउंट आपको दिए रखा है इन्होंने 30 रुपीज, डिस्काउंट जो है 30 रुपीज पे दे रखा है। तो अब मुझे बताओ क्वेश्चन क्या पूछा है कि फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड व्हेन 300 शेयर्स वेर सोल्ड, मतलब इन शॉर्ट एक बंदे के पास 300 शेयर्स थे, उसको उसने बेचा, तो उसको कितना पैसा रिसीव हुआ ये निकालना है। अब यहां पे इन्होंने ये भी चीज बोला है कि भाई शेयर जो है डिस्काउंट पे चल रहा है, तो मुझे पता है कि जब शेयर डिस्काउंट पे चलता है तब कब चलता है, वो शेयर डिस्काउंट पे कब चलता है, जब आपका मार्केट वैल्यू छोटा हो, या फिर मैं इन शॉर्ट बोलूं कि फेस वैल्यू जब बड़ा होता है मार्केट वैल्यू से, तो वो शेयर डिस्काउंट पे होता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब अगर मुझे डिस्काउंट का वैल्यू निकालना होगा, अगर मुझे डिस्काउंट का वैल्यू निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा, डायरेक्टली फेस वैल्यू को माइनस करके मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू से मार्केट वैल्यू को माइनस कर दूंगा तो मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्काउंट कितना है, 30 दिया हुआ है, लिख दो 30 इज इक्वल टू फेस वैल्यू मुझे पता है क्या, बिल्कुल दिया है 100 रुपीज माइनस मार्केट वैल्यू, तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, मार्केट वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली कोई शेयर जब बेचा जाता है या खरीदा जाता है तो वो मार्केट वैल्यू जो चल रहा होता है उसके हिसाब से खरीदा जाता है। तो हमें 300 शेयर का अमाउंट निकालना है, तो मुझे मार्केट वैल्यू तो पता होना चाहिए, तो इन शॉर्ट यहां से क्या निकलेगा, मार्केट वैल्यू निकलेगा। तो हियरफॉर मार्केट वैल्यू भी इक्वल टू व्हाट, कि मार्केट वैल्यू इधर जाएगा, 100 इधर जाएगा, तो 100 माइनस 30 दैट इज
आपका हो जाएगा 70 रुपीज। तो मार्केट वैल्यू आ गया 70 रुपया। तो ऑब्वियसली फेस वैल्यू 100 रुपया है, मार्केट वैल्यू उससे कम है, तभी तो शेयर डिस्काउंट पे है ना, तो 70 रुपए है। तो अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, मुझे यहां से निकालना है कि अमाउंट रिसीव व्हेन 300 शेयर सोल्ड। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर द अमाउंट रिसीव्ड व्हेन 300 अमाउंट रिसीव व्हेन 300 शेयर्स सोल्ड इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा कि जो भी नंबर ऑफ शेयर्स है उसको मैं उसके मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं। तो नंबर ऑफ शेयर कितने मेरे पास 300 है, मल्टीप्लाई बाय उसका मार्केट वैल्यू कितना चल रहा है 70 रुपया, यानी ये हो जाएगा कितना 7 3 21 यानी 2100, और ये एक और जीरो आ जाएगा मतलब 21,000 रुपया। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो 300 शेयर है उसके पास मार्केट में भाव चला था उसका 70 रुपया, तो 300 शेयर जब उसने बेचा होगा 70 के भाव पे तो उसको 21,000 रुपया मिला होगा उस इंसान को। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सोचो ऐसे सॉल्व करोगे तब जाके आपको 1 मार्क्स मिलेगा। यानी फाइनेंशियल प्लानिंग को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, चैप्टर तो है दमदार भाई, मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके आपको मार्क्स इसमें मिलेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है बच्चा, बहुत ईजी है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, और भी क्वेश्चन है हमारे पास, फटाफट से करेंगे। तो यहां पे क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ सीजीएसटी ऑन सर्टेन आर्टिकल इज 9%, मतलब सीजीएसटी का रेट दिया हुआ है, लिखो यहां पे रेट ऑफ सीजीएसटी, रेट ऑफ सीजीएसटी ऑन सर्टेन आर्टिकल इज 9% दे रखा है। ठीक है, देन फाइंड द रेट ऑफ जीएसटी एंड एसजीएसटी, मतलब जीएसटी भी निकालना है, एसजीएसटी का रेट भी निकालना है, रेट निकालना है। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मुझे एक चीज पता है, बहुत अच्छी तरीके से मेरे को पता है कि जो रेट ऑफ सीजीएसटी होता है वही होता है रेट ऑफ एसजीएसटी। वी नो, ऐसा लिखो आप, वी नो दैट कि रेट ऑफ एसजीएसटी जो होगा वो ऑब्वियसली किसके बराबर होगा, रेट ऑफ सीजीएसटी के बराबर होगा। ठीक है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो रेट ऑफ एसजीएसटी सीजीएसटी के बराबर होगा, इसका मतलब रेट ऑफ एसजीएसटी का जो वैल्यू आएगा वो भी आ जाएगा 9%। हमने एक चीज तो निकाल दिया भाई कि जो रेट ऑफ एसजीएसटी जो पूछा था हमें वो हमने निकाल दिया कि वो भी कितना होगा, सीजीएसटी के बराबर होगा, जो कि होगा 9%। अब मुझे जीएसटी भी निकालना है, तो रेट ऑफ जीएसटी कैसे निकलेगा बताओ मुझे। तो अगर मुझे रेट ऑफ जीएसटी निकालना है तो मुझे एक चीज पता है कि रेट ऑफ जीएसटी इज नथिंग बट रेट ऑफ सीजीएसटी प्लस रेट ऑफ एसजीएसटी। तो लिखो यहां पे कि रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ सीजीएसटी प्लस रेट ऑफ एसजीएसटी, क्योंकि हम एक चीज जानते हैं कि जो टोटल जीएसटी होता है वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट को जो जीएसटी जाता है वो, और जो आपका स्टेट गवर्नमेंट को जो जीएसटी जाता है, दोनों को कंबाइन करके ही होता है और दोनों इक्वली होते हैं। तो कहीं ना कहीं रेट ऑफ जीएसटी सीजीएसटी जो है वो 9% है, प्लस कर लो रेट ऑफ एसजीएसटी भी 9% है, यानी कुल मिला के जो आपका टोटल जीएसटी बन गया वो बन गया 18%, मतलब रेट ऑफ जीएसटी जो बन गया वो 18% बन गया। तो जो क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द रेट ऑफ एसजीएसटी, तो वो निकाल दिया 9%, फाइंड द रेट ऑफ जीएसटी वो भी निकाल दिया 18%, 18%, 18%, ये हमने आपको निकाल के दिखा दिया। क्लियर, समझ में आ गया। तो बहुत ही मजेदार, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। और क्वेश्चन है क्या, देखो और भी क्वेश्चन है, फाइनेंशियल प्लानिंग के कितने सारे क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत इजी, बहुत मजेदार अगर आपको कंसेप्ट पता है तो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब नंबर ऑफ शेयर निकाल रहा है रिसीव्ड व्हेन आरएस 60,000 वाज इन्वेस्टेड, मतलब ये क्या दिया हुआ है आपको, सम इन्वेस्टेड। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी कि भाई सम इन्वेस्टेड यानी अगर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है कहीं पे तो उसको बोलते हैं सम इन्वेस्टेड, यानी इतना पैसा उसने खर्च किया है। तो 60,000 रुपीज उसका क्या है, शेयर्स में लगे हुए, सम इन्वेस्टेड है। आगे क्या बोल रहा है, इन द शेयर ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज, यानी उस शेयर का जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपया है, और साथ ही में उन्होंने मार्केट वैल्यू दे रखा है 120 रुपए का, और हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ शेयर। तो एक फॉर्मूला है दोस्तों, अगर आप जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से, कि अगर आपको कभी भी नंबर ऑफ शेयर्स को कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाएगा तो नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला होता है कि कितना पैसा आपने खर्च किया है, यानी कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, जिसको सम इन्वेस्टेड बोलते हैं, उसको डिवाइड कर दो कि मार्केट में एक शेयर का प्राइस कितना चल रहा है, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। ठीक है, तो यहां पे सम इन्वेस्टेड जो कि है 60,000 है, मार्केट वैल्यू एक शेयर का कितना चल रहा है 120 रुपया, डिवाइड कर लो, 0 0 गेट्स कैंसल, 12 1 12, 12 5 60, और ये 2 0 और 1 2 0। तो देयरफॉर आपका आ गया आंसर कि नंबर ऑफ जो शेयर्स है यहां पे वो है 500 शेयर। कितना इजी था देखो, विद इन 10 सेकेंड्स के अंदर हमने आपको आंसर निकाल के दिखा दिया कि जो नंबर ऑफ शेयर्स है यहां पे इस केस में वो कितना है, 500 रुपया है। इजी है कि नहीं, फटाफट से कमेंट करो। ठीक है, मजा आ रहा है। और प्लीज दोस्तों देखो, ये कंटिन्यूअस आपके लिए हार्डवर्क किया जा रहा है। आप देख सकते हो लगातार इंग्लिश वाला पेपर, पहला पेपर मराठी था, मराठी वाला पेपर, उसके बाद इंग्लिश का पेपर, उसके बाद हिंदी का पेपर, अब मैथ्स का पेपर, उसके बाद मैथ्स 2 आएगा, साइंस 1 आएगा, साइंस 2 आएगा, एसएसटी आएगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड फिर पॉलिटिकल साइंस आएगा।
मतलब हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी आएगा। तो ये लगातार सिलसिला हम लोग पढ़ाएंगे आपको। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी पढ़ा रहा हूँ, पूरे पिछले 1 साल नहीं, बल्कि अगर आप हमसे जुड़े होंगे तो आप जब 7वीं में होंगे, 8वीं में होंगे, तब से मैं आपको पढ़ाया जा रहा हूँ, ठीक है। और 10वीं भी अगर आप देखोगे तो पिछले 4 से 5 साल से हम पढ़ा रहे हैं, लगातार हेल्प कर रहे हैं 10वीं के स्टूडेंट्स को, ताकि वो बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स अपने एग्जाम में स्कोर कर सके। तो बस यार दोस्तों, ऐसे ही बस सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार देते रहना। आपकी दुआ से, आपके प्यार से हम 2 मिलियंस तक पहुंच गए, लेकिन ऐसी जर्नी जो है हमें और करनी है। तो आप बस सपोर्ट बनाए रखो, प्यार बनाए रखो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत हम लोग करेंगे और भी क्वेश्चंस की। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है, पाटिल मेडिकल सप्लाई, ठीक है, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो मेनली नाम बदल बदल के पूछते हैं। यहाँ पे पाटिल पूछ दिया, कभी पूछ देगा पवन मेडिकल पूछ देगा, कभी कुछ और पूछ देगा, कि कभी कोई किराना स्टोर पूछ देगा, ऐसे अलग अलग नाम से पूछते हैं। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक मेडिकल सप्लाई मेडिसिन ऑन सम मेडिसिन, ठीक है, द रेट ऑफ जीएसटी 12%। मतलब इन्होंने हमें दे रखा है रेट ऑफ जीएसटी, ठीक है। रेट ऑफ जीएसटी कितना है, 12%, ठीक है। आपको बोल रहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। मतलब इन शॉर्ट आपको रेट ऑफ सीजीएसटी निकालना है, रेट ऑफ एसजीएसटी। और हम एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो टोटल जीएसटी होता है उसका आधा होता है रेट ऑफ सीजीएसटी, और उतना ही होता है रेट ऑफ एसजीएसटी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मान लेता हूं लेट, मैं ऐसा मानता हूं कि लेट द रेट ऑफ सीजीएसटी, जो कि बराबर हो जाएगा एसजीएसटी के, वो होगा X%, क्योंकि मुझे पता नहीं है कितना होगा, इसके लिए मैंने मान लिया कि वो है X%, ठीक है। अब एक और चीज मैं जानता हूं कि जो रेट ऑफ जीएसटी होता है, ठीक है, वो रेट ऑफ जीएसटी जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, रेट ऑफ सीजीएसटी प्लस रेट ऑफ एसजीएसटी होता है। ऑलरेडी इसके पहले भी 1-2 एग्जांपल हमने रिसेंट में ही देखे, तो आपको पता होगा ये फॉर्मूला कि टोटल रेट ऑफ जीएसटी जो होता है वो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी होता है, ठीक है। अब रेट ऑफ जीएसटी में जानता हूं जो कि है 12%, लिख दो यहाँ पे 12% इज इक्वल टू रेट ऑफ सीजीएसटी पता है क्या, नहीं पता, तो X% है, और उतना ही X% रेट ऑफ एसजीएसटी भी है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, हमें निकालना क्या है एक्चुअल में, रेट ऑफ एसजीएसटी और सीजीएसटी निकालना है। तो यहां पे हो जाएगा 12%, ठीक है, 12% इज इक्वल टू x प्लस एक्स कितना होता है 2x, तो 2x% हो गया। मुझे चाहिए x का वैल्यू, ठीक है ना, तो x विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट इज 12/2, और परसेंट का कॉमन सिंबल लगा दो, ठीक है। तो 2 1 2 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, तो देयरफॉर x का वैल्यू हो जाएगा 6%। तो x क्या माना है आपने, x को क्या माना है, x को माना है रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो जाते जाते लास्ट में क्या लिखोगे कि देयरफॉर, यहां पे लिखोगे देयरफॉर द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज इक्वल टू 6%। यानी कि जो रेट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी है कितना टक्का है, कितना परसेंट है, 6% है। कितना इजी है क्वेश्चन बताओ, है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको करना है, कैसे भी एग्जांपल आने दो, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। जैसे मैंने बोला कि आपने अगर पुराने वीडियोस देखे होंगे, हमारे लेक्चर वीडियोस देखे होंगे, उड़ान बैच देखे होंगे, सारी चीजें क्लियर हो गई। लेकिन एक और चीज जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये वीडियो जिस दिन आपको मिल रहा होगा रात को, उसके अगले दिन पूरा छुट्टी है आपका, और उसके अगले दिन पेपर है। तो उसी दिन आपको, मतलब जिस दिन आपका गैप वाला दिन है, उसके मॉर्निंग में आपको इस चैप्टर का, फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर का प्लस स्टैटिस्टिक्स का एक महा मैराथन, एक प्रीमियर्ड वीडियो मिलेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आप 1.5 की स्पीड पे लगा के फटाफट से देख के कंप्लीट कर सकते हो, जिसमें सारे कंसेप्ट हो जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी हो जाएंगे चैप्टर 4 और चैप्टर 6 के। तो बस उसको देखते रहना, बहुत मजा आएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन शुरू हो रहा है, यानी अगला चैप्टर शुरू हो रहा है यहाँ पे, चैप्टर नंबर 5। तो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 4 था, फाइनेंशियल प्लानिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स के एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स के सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस, वो ऑलमोस्ट हमने सॉल्व करवा दिए। अब आ जाते हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। ये बहुत ही सुंदर चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, और सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है कि भाई ये चैप्टर आपको 6 से 7 मार्क्स तो देके ही जाता है, इतना ईजी चैप्टर है। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि एक क्वेश्चन हमेशा मैंने देखा है एमसीक्यूज में पूछता है, और एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स की कैटेगरी में भी पूछता है इस चैप्टर में से, ठीक है। तो 2 मार्क्स तो आपको इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चंस बनेंगे तो चलो देखो यहाँ पे ध्यान से क्या क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले दिया क्वेश्चन कि इफ नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/5, देन नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आप एक चीज बहुत अच्छे से जानते हो कि वी नो द फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। ये फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, जिसमें प्रोबेबिलिटी ए का वैल्यू हमें दे रखा है। कितना दे रखा है अगर आप देखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू है 1/5 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए का वैल्यू दिया हुआ है 2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस आपको कैलकुलेट करने बोल रहा है, ठीक है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो नंबर ऑफ एस मल्टीप्लाई बाय 1 करूंगा तो नंबर ऑफ एस हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करूं, ठीक है। तो इन शॉर्ट मेरे को क्या मिल गया यहाँ से, नंबर ऑफ एस का वैल्यू मिल गया जो कि हो जाएगा 10। तो क्या मेरे पास ऑप्शन है क्या यहाँ पे, तो बिल्कुल है ऑप्शन। अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है, नंबर ऑफ एस 10 आया, तो ऑप्शन नंबर डी में भी 10 है। इसका मतलब
हमारा चौथा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस बनते हैं कि आपको कोई प्रोबेबिलिटी का वैल्यू दिया रहेगा, नंबर ऑफ ए कैलकुलेट करने बोल देगा, एस दिया रहेगा तो, और आपको कभी कभी नंबर ऑफ ए दिया रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया रहेगा, नंबर ऑफ एस कैलकुलेट करने बोल देगा, कभी कभी तो नंबर ऑफ एस कैलकुलेट करने के लिए बोल देगा, कभी कभी प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट निकालने बोल देगा। तो ऐसे अलग अलग तीनों में घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, समझ गया, क्लियर है, आगे बढ़ो। क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन, अ डाई इज रोल्ड, डाई मतलब आपको पता है ये गोटी, जो लूडो वाली गोटी होती है उसको डाई कहते हैं। ठीक है, अगर डाई को रोल किया जा रहा है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयरिंग ऑन द अपर फेस इज लेस देन 4। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने उड़ान बैच के इसमें भी कराया था, अगर आपको याद होगा तो हमने सब लाइव में कराया हुआ क्वेश्चन है। तो एक डाई को अगर रोल किया जाता है, तो मान लो अगर एक डाई रोल किया जाता है तो उसका सैंपल स्पेस क्या आएगा, सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखो। एक गोटी को रोल किया जाता है तो सैंपल स्पेस आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। नंबर ऑफ एस लिख दो, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 6। हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयरिंग ऑन द अपर फेस इज लेस देन 4। तो मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो मतलब मेरे को इवेंट मानना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूं कि लेट ए बी द इवेंट, let A be the event of getting number on upper face, getting number on upper face कितना आना चाहिए upper face में, is less than 4, upper face is less than 4। तो इस A का जो इवेंट हमने माना है उसका सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा कि ऐसा नंबर जिसका लेस देन 4 होना चाहिए वैल्यू। तो यहां पे सैंपल स्पेस में लेस देन 4 मतलब 4 ले सकता हूं क्या, नहीं, उसके पहले जो भी होंगे वो ले सकता हूं, यानी 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 ये हो जाएगा आपका सैंपल स्पेस ऑफ ए। अब नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए कितना है काउंट कर लो, 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है, नंबर ऑफ ए हो जाएगा 3। अब मुझे इसी का क्या निकालना है बच्चा, प्रोबेबिलिटी निकालना है। क्वेश्चन यही पूछा है ना, प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाओ। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। तो इस केस में नंबर ऑफ ए कितना है, अभी निकाला 3, नंबर ऑफ एस ऑलरेडी मैंने निकाल रखा है जो कि है 6। तो 3/6 मतलब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 1/2 इज द करेक्ट आंसर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ए आया, यानी ऐसा प्रोबेबिलिटी नंबर का जिसके अपर फेस में लेस देन 4 आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो क्या मेरे ऑप्शंस में 1/2 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। बहुत ईजी है कि नहीं, कमेंट करो यार फटाफट से, कितना ईजी लग रहा है आप लोग को। देखो यार, मैथ्स में मैं चाहता हूं कि हर बच्चा 40 में से 35 प्लस मार्क्स निकाले, और जो अच्छा टॉपर बच्चा है, जो उसने अच्छे से पढ़ाई करके सारे कंसेप्ट क्लियर रखे, मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे 40 में से 40 मार्क्स स्कोर करें इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर, मैथ्स 1 के अंदर। कर दोगे, मुझे पता है आप लोग मेहनत कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूं आपके लिए, आपको पता ही होगा एग्जाम्स आपके हैं, लेकिन मेहनत मैं कर रहा हूं। लेकिन ये मेहनत तभी सफल होगा जब आप भी मेरे साथ हाथ में हाथ डाल के मेहनत करोगे और एग्जाम में सारे सवालों के सही जवाब लिख कर आओगे। और रिजल्ट का हम वेट करेंगे लगभग जून के महीने में, जब रिजल्ट आता है साथ में बैठेंगे लाइव रिजल्ट चेक करने के लिए। और उसमें जब बच्चों के 90-95% ऐसे दिखते हैं ना, और खासकर मैथ्स में अच्छे अच्छे मार्क्स दिखते हैं ना, वो बहुत ज्यादा खुशी देता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। तो और भी क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन ये है कि विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, इसमें से प्रोबेबिलिटी क्या नहीं है। तो आपको एक चीज पता होगा कि हमेशा प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से लेके 1 के बीच में होती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1, ये आपको पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे अगर आप 4 ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी है 2/3। अब 2/3 का मतलब क्या होता है, अगर आप सॉल्व करो, देखो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है 1.5। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है 1.5, दूसरा ऑप्शन क्या है 2/3। अब 2/3 को सॉल्व अगर मैं करूं 2/3 को, तो क्या हो जाएगा, करके देखो। ठीक है, 2/3 को सॉल्व करके देखो। 2/3 मतलब अंदर 2, 3 0 0 माइनस करूंगा 2 बचेगा, पॉइंट डालूंगा 0 हो जाएगा, 0.6 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 2/3 का वैल्यू कितना है, 0.6 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है 15% मतलब 0.15, क्योंकि डिवाइड बाय 100 होता है, और ये दिया हुआ है 0.7। तो जैसे मैंने बोला कि कभी भी कोई प्रोबेबिलिटी 1 के ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 1.5 है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। और क्वेश्चन भी तो वही पूछा है कि ऐसा कौन सा इसमें क्या है कि वो प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी, इसके लिए मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रीजन ये है कि प्रोबेबिलिटी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1, लिख दो यहां पे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार का क्वेश्चन आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट है विच ऑफ द ऑप्शन शो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। 4 ऑप्शन दिए और आपको पूछेगा इसमें से सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी किसका है, सबसे बड़ा नंबर या फिर सबसे बड़ा प्रोबेबिलिटी किसका है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे हर एक ऑप्शन को अच्छे से देखो। पहला ऑप्शन है 0.83। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 4/5। तो 4/5 को सॉल्व करना पड़ेगा कि एग्जैक्ट वैल्यू कितना आता है। तो 4/5 को सॉल्व कर लो, सॉरी हाँ बराबर है।
5 0 सा 0 हो जाएगा, माइनस करूंगा 4 में से 0 हो गया 4, इधर पॉइंट डाल दो 0 हो जाएगा, तो 5 8 40 मतलब 0.8 आया दूसरा ऑप्शन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन 76% है, तो परसेंट मतलब होता है डिवाइड बाय 100 यानी 0.76 हो गया, और 1/2 मतलब आधा होता है, मतलब 0.5 होता है। तो अगर आप देखोगे इन चारों में से सबसे बड़ा जो नंबर है वो कौन सा दिख रहा है आपको? सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है 0.83, तो ऑब्वियसली हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी किसकी होगी? इसकी होगी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? बहुत इजी है। नेक्स्ट, व्हेन 2 डाइस इज थ्रोन द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस आर डैश। आपको पता है कि जब दो गोटी, मैंने आपको ये चीज बहुत पहले पढ़ाया भी है, और एक वीडियो ऐसा बनाया था जिसमें सारे के सारे फॉर्मूलाज प्लस कंसेप्ट बताया था, एक वीडियो जो कि लगभग एग्जाम स्टार्ट होने के 2-3 दिन पहले ही मैंने बनाया था, मतलब आपका 24 तारीख को इंग्लिश का एग्जाम स्टार्ट हुआ था, उसके 1-2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें सारे मैथ्स 1 सारे मैथ्स 2 के एक ही वीडियो के अंदर कंबाइन फॉर्मूला प्लस कंसेप्ट लिस्ट आपको प्रोवाइड किया था, जिसमें सारी चीज को कैसे याद कर सकते हो ये सब चीज मैंने पढ़ाया हुआ था। ठीक है, तो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, 2x की स्पीड पे लगा के देख सकते हो, बहुत समय बचेगा आपका, कर सकते हो। ठीक है, तो दो डाई जब भी रोल होती है, एक डाई रोल होती है तो सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 आता है, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्पेस 6 आता है। लेकिन जब दो डाई रोल होती है, जो दो गोटी होती है रोल होती है एक साथ, तो 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 ऐसे करते 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 कितना आएगा? टोटल 36 नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 36। तो ऑप्शन में 36 है क्या? बिल्कुल है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, देयर आर 40 कार्ड्स इन ए बैग। एक बैग है, यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम थोड़ा यहाँ पे स्पेस को ले लेते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से क्या बोल रहा है कि देयर आर 40 कार्ड्स इन ए बैग। एक बैग है, उसके अंदर 40 कार्ड है, तो मैं सैंपल स्पेस लिख दूंगा 1 से लेके क्या हो जाएगा, उसके अंदर 40 कार्ड है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा, सिंपल सी बात है 40। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया? 40 हो गया, क्योंकि 40 कार्ड है। ठीक है, ईच बियर से नंबर 1 फ्रॉम 1 से 40 वो लिख दिया मैंने। ठीक है, ड्रॉन एट रैंडम, अब उसको एक एक करके रैंडमली निकाला जा रहा है। तो हमें पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड कम्स आउट इज मल्टीपल ऑफ 5। तो हम लोग सबसे पहले मान लेंगे इवेंट ए, तो मैं लिखता हूं कि लेट ए, देखो एमसीक्यूज में ये स्टेप्स के मार्क्स नहीं होते हैं, आपको सिर्फ आंसर बताना होता है एमसीक्यूज में, बट मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं ताकि अगर ये 1 मार्क्स के कैटेगरी में भी पूछे, जो जिसको सॉल्व करने की हेल्प से आप आंसर निकालते हो, उसमें भी आप ये कर पाओ। तो लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग कार्ड दैट इज मल्टीपल ऑफ 5। अब मुझे बताओ ए का सैंपल स्पेस क्या आएगा? ऐसा नंबर 1 से लेके 40 के बीच में जो 5 का मल्टीपल हो, तो कौन सा नंबर आता है? 5 आता है, 10 आता है, 15 आता है, 20 आता है, 25 आता है, 30 और 35 आता है। ठीक है, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, हाँ एक और आएगा ना, 40 भी तो आएगा, 40 भी तो आएगा, उसको क्यों छोड़ रहे हो 1 से लेके 40 के बीच में? तो टोटल नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ ए हो जाएगा 8। ठीक है, 8 नंबर है, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल ऐसे 8 कार्ड होंगे जो मल्टीपल ऑफ 5 होंगे। अब मुझे निकालना है इसका प्रोबेबिलिटी इन शॉर्ट। ठीक है, जगह खत्म हो गया, लेकिन प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए मेरा है 8, नंबर ऑफ एस मेरा है 40, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, यानी 1/5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 1/5 है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है, पहला ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कितने कम स्पेस में मैंने सॉल्व किया, लेकिन ये चीज आप समझ के ले लो कि कितना ईमानदारी से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और इनकेस अगर ये आपको क्वालिटी वाइज थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना, क्योंकि ये छोटे छोटे मैंने हैंडराइटिंग में लिखा है, तो थोड़ा सा जूम करना पड़ जाएगा, थोड़ा वीडियो की क्वालिटी को 720p पे रखना पड़ जाएगा, तब जाके ये वीडियो आपको दिखेगा अच्छी तरीके से। तो मैंने आपको मेथड्स बता दिया, कंसेप्ट बता दिया, बस आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। और अगेन मैं बार बार बोल चुका हूं कि जितने भी एग्जांपल्स मैं करा रहा हूं, इन सभी एग्जांपल्स को आपको मेरे साथ बैठ के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, सिर्फ ऊपर ऊपर से वीडियो देख के जा रहे हो, तो यार बहुत सारी चीज एग्जाम में भूल जाओगे। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड इज द सेल्फ प्रैक्टिस एवर मेड बाय ह्यूमंस। तो प्लीज प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आ गया, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में सॉल्व करने वाला क्वेश्चन। चलो क्या बोल रहा है? सॉल्व करो। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 3/4, नंबर ऑफ ए इज 36, फाइंड एस। तो आपको पता है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू दिया है 3/4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए का वैल्यू दिया है 36, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपको निकालना है, दैट इज एन ऑफ एस। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, नंबर ऑफ एस निकल जाएगा, तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय 4, और नीचे डिवाइड होके आ जाएगा 3। अब 3 के टेबल में 3 1 जा 3, 3 12 जा होता है 36, 12 4 जा होता है 48। तो आपका आंसर आ गया नंबर ऑफ एस का वैल्यू, दैट इज नथिंग बट 48। यही तो आपको निकालना था, आ गया आंसर। तो नंबर ऑफ एस इज नथिंग बट 48। ठीक है, क्लियर है? बहुत इजी था, अच्छी तरीके से समझा दिया। आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है देखो, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं
कि इफ वन कॉइन इज टॉस राइट्स इट्स सैंपल स्पेस, मतलब आपको सीधा सैंपल स्पेस लिखने के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो मान लो सिर्फ एक कॉइन टॉस कर रहे हो, उसका सैंपल स्पेस लिखना है। तो एक कॉइन क्या होता है, उड़ाया तो या तो हेड आ जाएगा या तो टेल आ जाएगा, खत्म। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 2। दैट्स इट, मिल गया आपको 1 मार्क्स। कितना इजी है, इससे इजी कुछ हो सकता है क्या, बताओ। ऐसे आते हैं 1-1 मार्क्स के लिए। अगला देखो कि व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस राइट सैंपल स्पेस, तो अगर 2 कॉइन साथ में उड़ते हैं तो उसका सैंपल स्पेस कैसे लिखोगे, या तो हेड हेड आ जाएगा दोनों कॉइन में, या तो एक कॉइन में हेड एक कॉइन में टेल आ जाएगा, या तो एक कॉइन में टेल एक कॉइन में हेड आ जाएगा, या तो टेल टेल आ जाएगा दोनों में। तो मतलब इन शॉर्ट जब 2 कॉइन साथ में उड़ते हैं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4 आता है। ये सब चीज पढ़ा चुका हूं बच्चा, ठीक है। चलो और भी देख लेते हैं कि मान लो 2 डिजिट नंबर है, a 2 digit number is formed with the digits 2, 3, 5 without repetition write the sample space। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि आपको 2-3 नंबर दे दिया जाएगा अलग अलग, या फिर 4-5 नंबर दे दिया जाएगा और आपको बोलेगा सैंपल स्पेस बनाओ 1 मार्क्स से कैटेगरी में, और कभी कभी 3 मार्क्स 2 मार्क्स से कैटेगरी में आया तो आपको सैंपल स्पेस बनाने के बाद में आपको कोई इवेंट पूछ देगा, उसका प्रोबेबिलिटी निकालने पूछ देगा। तो बहुत ईजी होता है। तो क्या करना होता है, सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस निकालना है, ठीक है। सैंपल स्पेस अगर निकालना है, किसका निकालना है, 2 डिजिट नंबर का, जो कि 2, 3, 5 है, और उससे आपको रिपीटेशन नहीं करवाना है और 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। तो मुझे बताओ 2 डिजिट नंबर कैसे बनेगा, 2 और 3 मिला के 23 बन जाएगा, फिर 2 और 5 मिला के 25 बन जाएगा, वैसे 3 और 2 मिला के 32 मिल जाएगा, 3 और 5 मिला के 35 मिल जाएगा। और एक और चीज आप नोटिस करोगे तो मैं सेम नंबर नहीं लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है विदाउट रिपीटेशन, लेकिन कभी कभी एग्जाम में विथ रिपीटेशन वाले क्वेश्चन भी आते हैं। आपको पूछ देगा विथ रिपीटेशन, तो आपको आदत है हमेशा विदाउट रिपीटेशन करने की, तो आप गलती करके आ जाओगे। क्वेश्चन को रीड प्रॉपर करना, क्या लिखा हुआ है, विदाउट रिपीटेशन, मतलब रिपीट नहीं करना है। तो इसके लिए मैं 2, 2, 3, 3 और 5, 5 नहीं लूंगा, तो सिर्फ ले रहा हूं 2, 3, 2, 5, 3, 2, 3, 5, और आगे ले लूंगा 5, 2 और 5, 3, दैट इज 52 और 53। तो ये बन गया हमारा 2 डिजिट नंबर जो बन सकता है विदाउट रिपीटेशन, वो हमने बना दिया। सैंपल स्पेस लिख दिया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी लिख दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया 6। दैट्स इट, 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया कितना इजी था। अब देखो और क्वेश्चन पूछता है, अ डाई इज रोल्ड राइट इवेंट ए ऑफ गेटिंग इवन नंबर। तो एक डाई को अगर रोल किया गया तो सैंपल स्पेस लिखो पहले, ठीक है, अच्छे से बनाओ करली ब्रैकेट। एक डाई है आपका, अगर आप उसको रोल कर रहे हो तो अब रोल करने के बाद उसका सैंपल स्पेस तो आएगा जो है, तो लिख दो डाई रोल हो रहा है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। अब उसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी बन जाएगा 6। लेकिन पूछा क्या है, ये नहीं, हमें पूछा है राइट इवेंट ए ऑफ गेटिंग इवन नंबर। तो मैं मान लूंगा कि लेट ए, वैसे तो नाम दिया हुआ है तो लेट लिखने की जरूरत नहीं, तो डायरेक्ट मैं मान लूंगा ए का वैल्यू, ए का सैंपल स्पेस लिखो कि एक ऐसा इवेंट है जिसमें सिर्फ इवन नंबर आ रहा है। तो यहां पे इसमें इवन नंबर कौन सा है, 2, 4 और 6, तो मैं लिख दूंगा 2, 4, 6, ठीक है। इसका हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ ए निकल जाएगा, कितना है, 1, 2, 3 है, नंबर ऑफ ए निकल गया। अब इसका प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए कितना है, अभी तो निकाला 3 है, नंबर ऑफ एस कितना है, 6 है, दैट इज 3/6। so 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दैट इज नथिंग बट 1/2 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया कि एक ऐसा इवेंट ए है जिसमें सिर्फ इवन नंबर आना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी निकालो, तो हमने निकाल दिया, ठीक है। और यहां पे तो सिर्फ इन्होंने इवेंट ए बोला था, तो यहां तक भी अगर कोई इंसान कर रहा है ना यहां तक, तो उसको 1 मार्क्स मिल जाएगा। ये मैंने एक्स्ट्रा बताया कि अगर इसी में अगर किसी मान लो कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालने पूछा होता तो ये निकालता। वैसे इसमें प्रोबेबिलिटी कहीं पे भी नहीं पूछा है, लेकिन सिर्फ पूछा है इवेंट ए लिखो, तो हमने इवेंट ए लिख के दिखा दिया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी लिख के दिखा दिया, ये भी एक्स्ट्रा किया, ये भी लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना लिखना था। लेकिन फिर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैंने निकाल के इसलिए दिखाया क्योंकि अगर बाई चांस ऐसे क्वेश्चंस में प्रोबेबिलिटी भी पूछ दिया तो इसको इस तरीके से सॉल्व करके खत्म करना है। समझ में आ गया बच्चा, क्लियर है। आखिरी क्वेश्चन देखो यहाँ पे ध्यान से, डाई एंड कॉइन आर थ्रोन साइमल्टेनियसली राइट सैंपल स्पेस। मतलब यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि समझ लो आपके हाथ में एक हाथ में कॉइन है और एक हाथ में डाई है, और दोनों आप एक साथ कर रहे हो, तो एक कॉइन उड़ेगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और जो डाई है उसमें या तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। तो यहाँ पे अगर इसका सैंपल स्पेस लिखने की कोशिश करूं तो क्या हो जाएगा सैंपल स्पेस, कि मान लो जो डाई है उसमें 1 आ रहा है, साथ में कॉइन में हेड आ रहा है, तो 1 हेड आ सकता है, ठीक है। उसके बाद 2 हेड भी आ सकता है, ठीक है ना, 3 हेड आ सकता है, 4 और हेड आ सकता है, 5 और हेड आ सकता है, और 6 और हेड आ सकता है। या तो इसके अलावा 1 अगर आता है तो साथ में टेल आ सकता है कॉइन में, उसके बाद 2 टेल आ सकता है, 3 टेल आ सकता है, 4 टेल आ सकता है, 5 टेल आ सकता है, और 6 टेल आ सकता है। यही उसके क्या बन जाएंगे, सैंपल स्पेस बन जाएगा। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, मतलब कुल मिला के नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मेरे हो जाएंगे 12। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है कि भाई सिंपल नहीं कि 2 कॉइन उड़ा दिया, लिख दो हेड 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 टेल हेड टेल टेल हेड टेल टेल लिख दिया, 3 कॉइन पूछ दिया, हेड टेल हेड हेड, वो सब बताया था, 8 नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बनते। लेकिन इस बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछने के चांसेस होते हैं जिसमें एक कॉइन एक डाई,
दो कॉइन एक डाई, ऐसे घुमा फिरा के भी थोड़े से टफ करने के लिए चीजें पूछी जाती है। लेकिन जैसा मैंने बोला कि टफ नाम की कोई चीज नहीं होती है मैथ्स के अंदर, अगर आपको पता है क्या करना है तो कोई चीज टफ नहीं है। समझ में आ गया? तो ये था आपका कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी का सारे के सारे इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स के क्वेश्चंस। ठीक है, अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 6, आखिरी चैप्टर आपके मैथ्स 1 अलजेब्रा का। तो इसमें भी जैसे मैंने शुरुआत में आपको बोला था कि इसमें जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं या फिर एमसीक्यूज के जो क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत कम चांस होता है कि इस चैप्टर में से पूछा जाए। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे एमसीक्यूज जो मुझे लग रहे इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के हिसाब से भी और एमसीक्यूज के हिसाब से, वो दोनों कुछ लेकर आया हूं। फटाफट से देख लो, इसको भी आप समझ के ले लो। तो सबसे पहले यहां पे अगर मैं बात करूं, क्या है कि दैट इज एमसीक्यू द क्लास मार्क ऑफ द क्लास। कभी भी आपको पता है कि जब हम मीन करते हैं, मीन निकालते हैं, तो उसमें क्लास मार्क जब निकालते हैं तो क्लास मार्क क्या होता है? इट इज नथिंग बट द एवरेज। ठीक है, तो यहां पे पूछा है कि एक क्लास है जिसका जो रेंज जो दिया हुआ है 15 से लेकर 20 दिया हुआ है, और आपको पूछा है इसका क्लास मार्क निकालो। तो क्लास मार्क कैसे निकाला जाता है बच्चे? आप लोग को पता ही है, क्लास मार्क इज नथिंग बट द एवरेज। तो क्लास मार्क इज नथिंग बट 15 से लेकर 20 तक निकालना, यानी 15 प्लस 20 हो जाएगा, और 2 है इसके लिए डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। दैट इज 15 प्लस 20 इज 35 डिवाइड बाय 2, यानी 17.5 हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन में मेरे 17.5 दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। 17.5 द क्लास मार्क। आंसर आ गया, बहुत इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर द ग्रुप ओ। अब यहां पे 4 ग्रुप है। ब्लड ग्रुप ओ है जिसका परसेंटेज ऑफ पर्सन 60 है, ग्रुप ए है जिसका परसेंटेज ऑफ पर्सन 20 है, ग्रुप बी है 15, ग्रुप ए बी है 5 है। क्वेश्चंस आपको ज्यादातर अगर एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे, 1 मार्क्स से पूछे जाएंगे, तो ज्यादातर क्वेश्चन सेंट्रल एंगल के ऊपर भी पूछ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। तो इसमें सिर्फ ग्रुप ओ का पूछा है, मतलब हमें सिर्फ इससे मतलब है, और हमें इसका सेंट्रल एंगल निकालना है। तो आपको अगर याद होगा, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था आप लोग को, ठीक है, एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि अगर आपको सेंट्रल एंगल का वैल्यू निकालना है, जिसको हम थीटा बोलते हैं प्यार से, सेंट्रल एंगल का वैल्यू निकालना है, तो वो क्या होता है? दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ स्कोर्स डिवाइड बाय 100 इंटू 360 होता है। बराबर, जो भी जितना भी आपको मिल रहा है स्कोर, उसको 100 से डिवाइड करो, 360 से मल्टीप्लाई करो। तो यहां पे हमें ब्लड ग्रुप ओ का निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ पर्सन कितना है? 60 है। कितने में से होगा? ऑब्वियसली 100 में से होगा, और मल्टीप्लाई बाय 360 करो। तो 0 0 गेट्स कैंसल, यहां पे भी 0 0 गेट्स कैंसल। 36 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 6 होता है 36, 3 कैरी हो जाएगा, 6 3 18, 19 20 21, 216 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा थीटा सेंट्रल एंगल का। तो क्या ऑप्शन नंबर में है 216? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी विल बी माय करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमने ये जो आंसर है वो निकाल दिया। तो देखो, ये जो चैप्टर्स होते हैं, सेंट्रल एंगल निकालो या फिर इसकी बात कर लूं, ठीक है, जो चैप्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? इजी होते हैं। अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको ये बहुत इजी लगेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और क्वेश्चंस है क्या इसमें पूछे जाने के लिए? देखो क्या बोल रहा है, इफ अज्यूम्ड मीन a इज इक्वल टू 15.7.5। ये कौन सा है? मीन का है। आपको पता है 3 टाइप के मीन होते हैं, एक डायरेक्ट मीन मेथड, एक अज्यूम मीन, एक स्टेप डेविएशन मीन। तो यहां पे हमने सब कुछ आपको पढ़ाया था। तो यहां पे अगर आप देखोगे अज्यूम मीन का, यानी a का वैल्यू दिया हुआ है आपको 57.5। ठीक है, एफ आई, देखो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिखता नहीं हूं, डायरेक्ट आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, क्योंकि ऐसे भी स्टेप्स का इस कैटेगरी में मार्क्स नहीं मिलता। लेकिन फिर भी आप स्टेप्स भी देख लो, ताकि अगर ये एमसीक्यूज में ना पूछ के 1 सेंटेंस यानी 1 मार्क्स में पूछा जाए तो आपको सॉल्व करके आना चाहिए और स्टेप्स दिखाने आना चाहिए। तो सबसे पहले सभी चीज को लिख लोगे गिवन में कि भाई ये चीज दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है? मीन निकालना है। तो आपको अगर याद होगा स्टेप डेविएशन, सॉरी अज्यूम मीन की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो मीन जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, अगर हमें मीन निकालना है तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार होता है फॉर्मूला। अगर आपको याद होगा कि अज्यूम मीन में जब हम मीन निकालते हैं तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार होता है, और इसमें भी जो डी बार होता है उसके लिए फॉर्मूला अलग होता है, दैट इज नथिंग बट समीशन ऑफ एफ आई डी आई होल डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई होता है। तो सबसे पहले एफ आई डी आई का वैल्यू उन्होंने दे रखा है -10 डिवाइड बाय एफ आई का वैल्यू उन्होंने दे रखा है 80। तो -10/80 मतलब 1/8 हो गया, 0 0 कट हो गया। तो 1 को 8 से डिवाइड कर लो, ठीक है, 1 डिवाइड बाय 8 कर लो, तो 8 0 सा 0 हो गया, 1 बचेगा, पॉइंट डाल दो 0, तो 8 1 सा 8 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, ठीक है, पॉइंट डाला हुआ 0, फिर 8 2 सा 16 होता है, ठीक है, डाल दूंगा तो 4 बचेगा, ठीक है, 40 हो गया, 8 5 सा 40, 0.125 आ गया। मतलब अगर 1 को 8 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो इसका आंसर आ गया, ये माइनस है तो -0.125 इज द आंसर। ये क्या आया? मेरा डी बार का वैल्यू आया। तो अब उठा के मीन वाले फॉर्मूले में डाल देता हूं, ठीक है। मीन वाला फॉर्मूला क्या है कि मीन इज इक्वल टू जो एक्स बार का फॉर्मूला है ए प्लस डी बार है। ए का वैल्यू मैं जानता हूं जो कि 57.5 दे रखा है इन्होंने, ए का वैल्यू देखो 57.5 दे रखा है, उसको क्या करना है? प्लस करना है डी बार से, तो प्लस डी बार का वैल्यू कितना है? -0.125। तो ये इन शॉर्ट क्या होने वाला है? माइनस होने वाला है। तो 57.5 माइनस 0.125 इसका आंसर बनेगा। तो सॉल्व कर लो, निकालो। 57 में से
0.125 बचा, क्या बचेगा बताओ। देखो सॉल्व करता हूं मैं आपके लिए, नीचे सॉल्व करके दिखाता हूं। 57.5, आगे कुछ नहीं है तो जीरो लगा सकते हो। 0.125, 0.125, ठीक है, माइनस करो। 10 में से 5 नहीं जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, सॉरी, 0 में से 5 नहीं, 10 हो गया। 10 में से 5 गया 5, ये 9 बचा, 9 में से 2 गया 7, ये 4 बचा, 4 में से 1 गया 3 पॉइंट, 7 में से 0 गया 7, 57.375। तो हमारा आंसर जो आ रहा है 57.375 आ रहा है। 57.375 इज द करेक्ट आंसर। क्या ये मेरा ऑप्शन में दिया है क्या? तो 57.375 दिया हुआ है, देखो 57.375, मतलब हमने जो आंसर निकाला वो एकदम परफेक्ट निकाला, क्योंकि मुझे मेथड पता था, मुझे फॉर्मूला पता था, हमने डाला, वैल्यूज जो दिए हुए थे इसका यूज किया और कैलकुलेट करके बस आंसर निकाल दिया। तो इस तरीके से आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 34.9। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डायरेक्ट मीन दिया हुआ है आपको, 34.9 इसका वैल्यू है। एफ आई एक्स आई का वैल्यू 1000 प्लस ए है, एफ आई का वैल्यू 30 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो यहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको सिंपली क्या करना है, ध्यान देना। तो सबसे पहले आपको फॉर्मुला पता है डायरेक्ट मेथड का, एक्स बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई होल डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई। अगर आपको दिक्कत है इस चैप्टर में तो प्लीज जाइए स्टैटिस्टिक्स सर्च कीजिए कि 10 स्टैंडर्ड मैथ्स 1 चैप्टर 6 स्टैटिस्टिक्स बाय जे आर टूडल, आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, सबको 2x की स्पीड से 2 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर कवर कर लोगे भाई, क्योंकि उसमें से आपको पता ही है लगभग ज्यादा ही 8-9 मार्क्स के आसपास क्वेश्चंस वेटेज के हिसाब से पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चंस मतलब ये जो वीडियोस जो मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है, इसी चैनल जे आर टूडल पे डाल रखा है, आप देख लोगे तो भाई सारे कंसेप्ट आपके इस चैप्टर के क्लियर हो जाएंगे। और जैसा मैंने बोला कि ये जो वीडियो जिस दिन आपको रात को मिल रहा होगा उसके अगले दिन मॉर्निंग में ही आपको क्या मिल जाएगा, एक महा मैराथन वीडियो मिल जाएगा, जिसमें चैप्टर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग और चैप्टर 6 स्टैटिस्टिक्स के सारे कंसेप्ट हम पढ़ा रहे होंगे और सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी पढ़ा रहे होंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। तो उसको भी चेकआउट जरूर से कर लेना, ठीक है। अब समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई का वैल्यू उन्होंने दे रखा है जो कि है 1000 प्लस ए, मीन का वैल्यू दे रखा है क्या, 34.9, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई 30 दे रखा है, ठीक है, 30, बस सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। देख कैलकुलेशन का खेल है, 30 उधर जाएगा, 30 उधर जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 34.9, ठीक है, एफ आई एक्स आई बराबर है, हमने बराबर किया, हाँ ठीक है, 34.9, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 30 अगर होता है इज इक्वल टू 1000 प्लस ए होता है, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 349 मल्टीप्लाई बाय 339, हाँ 3 9 27, 2 कैरी, 3 4 12, 13 14, 1 कैरी, 3 9 और 1 10, 1047 इज इक्वल टू 1000 प्लस ए। हमें ए का वैल्यू चाहिए, तो ए क्या हो जाएगा, 1047 माइनस 1000 हो जाएगा, 1047 माइनस 1000, तो इसका आंसर आ जाएगा 47। तो ए का वैल्यू आ गया 47। क्या ऑप्शन में 47 दिया है क्या, तो ऑप्शन में 47 दिया है, बिल्कुल दिया, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हो कितना इजी था, दिखने में लोगों को हार्ड लगेगा कि यार सर क्या दे दिया, नहीं समझ में आ रहा है। बहुत सारे अच्छे जो बोलते हैं ना अच्छे पढ़ने वाले बच्चे, उनको भी ये सब चीज करने नहीं आता, क्योंकि वो लोग ने प्रैक्टिस कभी किया ही नहीं, उन्होंने तरीका देखा नहीं। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पता है, कंसेप्ट मतलब क्या, फॉर्मूला पता है, कैसे सॉल्व करते हैं, कौन से मीन को किस तरीके से सॉल्व किया, अगर आपको पता है तो भाई वैल्यूज तो आपको दे रखा है, बस वैल्यू डाल के कैलकुलेट ही तो करना था इसमें, तो वो हमने कर दिया आराम से। कितना इजीली आपने देख लिया यहाँ पे, कितना आराम से हमने करके दिखाया, और इस तरीके से आप अच्छे से मार्क्स अपना निकाल सकते हो। क्लियर, समझ में आ गया, ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब है नेक्स्ट है फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द क्लास। तो आपको मैंने अभी बताया कि क्लास मार्क कैसे निकाला जाता है। क्लास मार्क इज नथिंग बट सेंट्रल वैल्यू, क्लास मार्क इज द सेंट्रल वैल्यू, ठीक है। तो सेंट्रल वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं, दैट इज एवरेज निकालना होता है। तो क्या हो जाएगा, 55 से 60 उसका रेंज है, तो 55 प्लस 60 डिवाइड बाई 2, तो सॉल्व कर लो, दैट इज 115 डिवाइड बाई 2, 115 को 2 से डिवाइड करो, 2 5 10, 2 7 14.5, 57.5 इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का क्लास मार्क जो आपको पूछा है उसका आंसर आ गया 57.5, ठीक है, इजी था। ओके आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो ये भी क्वेश्चन मीन का ही है, इसी प्रकार का। देखो मतलब क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं ऐसे। क्या बोल रहा है कि इफ द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 8.1, मतलब आपको दे रखा है मीन, क्या दे रखा है, चलो लिखने की जरूरत नहीं है क्या दे रखा है, लेकिन फिर भी देखो क्या बोल रहा है, मीन दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 8.1, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई दिया हुआ है, और आपको एफ आई दिया है, के निकालना है। बहुत सिंपल है, आपको पता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट मीन इज इक्वल टू एक्स बार का फॉर्मूला है, डायरेक्ट मेथड है ना, एफ आई एक्स आई है, मतलब समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाय एफ आई, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट मीन मेथड का, जिसमें एक्स बार यानी मीन का वैल्यू दे रखा है उन्होंने 8.1, तो इसके जगह पे क्या लिखूंगा 8.1, सेम इसके पहले एक एग्जांपल किया ना वैसे ही लगभग है। एफ आई एक्स आई का वैल्यू उन्होंने दे रखा है 132
प्लस 5k, ठीक है। वहां पे क्या था 1000 प्लस a था, a का वैल्यू निकालने वाला था, यहाँ पे k है तो k का वैल्यू निकालना है, होल डिवाइडेड बाय fi का वैल्यू, समीशन ऑफ fi का वैल्यू 20 है। सिंपल सी बात है, ये 20 उधर है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8.1 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 132 प्लस 5k हो जाएगा, ठीक है। देखो सिंप्लीफाई करना है बस, इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 162, इसका आंसर आ गया, ठीक है। 162 आ गया, ये 132 इधर आएगा तो माइनस 132 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5k उधर अकेला बचेगा, ठीक है। 162 में से 132 गया 30 बचेगा, तो 30 इज इक्वल टू 5k, तो देयरफॉर k का वैल्यू आ जाएगा 30 डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो 5 1 5, 5 6 30, देयरफॉर यहां से मुझे k का वैल्यू मिल गया जो कि आ गया 6। कितना इजी था बताओ, k का वैल्यू निकल गया। तो इसी तरीके से तो सॉल्व करना है यार, आंसर निकल ही जाता है। तो k इज इक्वल टू 6 इज द करेक्ट आंसर। तो इतना आराम से आसानी से हमने जो आंसर है वो निकाल के दिखा दिया। क्लियर, समझ में आ गया बच्चा? क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन है तो फटाफट से देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप देखोगे तो कभी भी आपको पाई चार्ट पाई डायग्राम दिया रहेगा, उसके बेस पे कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ज्यादातर पाई डायग्राम के 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं, लेकिन फिर भी अगर मान लो 1 मार्क्स के कैटेगरी में पूछा तो क्या पूछेगा, किसी एक चीज के बारे में पूछ लेगा। जैसे यहाँ पे पूछा है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ कार, तो आपको पता ही है कोई भी चीज का अगर सेंट्रल एंगल पूछता है तो मुझे पता है कि सेंट्रल एंगल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो होता है, सेंट्रल एंगल को जिसको हम थीटा बोलते हैं, जो कि होता है नंबर ऑफ स्कोर डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 360, उससे सेंट्रल एंगल निकलता है। तो मुझे कार का अगर निकालना है, ठीक है ना, फॉर सेंट्रल एंगल ऐसा लिखो यहाँ पे, तो सेंट्रल एंगल ऑफ कार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्कोर, कार किधर, कार दिख रहा है यहाँ पे, कार दिख रहा है, कार का कितना परसेंट है 30% है, यानी 30/100, नीचे 100 है ना फॉर्मूले में, 30/100 मल्टीप्लाई बाय 360, 1 0 1 0 यहां कैंसल, 1 0 1 0 यहां कैंसल, 36 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 6 3 18, 1 कैरी, 3 3 9 और 10, 108 डिग्री आ जाएगा। यानी कि जो सेंट्रल एंगल फॉर द कार, ये इसमें पाई डायग्राम में जो कार के लिए जो सेंट्रल एंगल बनेगा, यानी जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 108 डिग्री का बनेगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, किसी का भी पूछे, बस का पूछे, टेम्पो का पूछे, टू व्हीलर का पूछे, बस उसमें वैल्यू डालना है और आपको सॉल्व करके दिखाना है। क्लियर, समझ में आ गया? तो बस इसी के साथ ये आज का वीडियो हम एंड करेंगे, क्योंकि 1 मार्क्स से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे आपके फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर से, प्रोबेबिलिटी चैप्टर से और स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से, ये सभी चीज ऑलमोस्ट हमने यहां पे सॉल्व करके आपको दिखा दिया है। अब इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं, लेकिन जैसे मैंने बोला कि अभी भी एक दिन है और ये सिलसिला हमारा वीडियोस बनाने का आपके लिए चलता रहेगा, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट चीजें हम दे सके और आप अच्छी तरीके से हमारे वीडियोस देख के रिवाइज कर सके, प्रैक्टिस कर सके और अच्छे से अच्छा मार्क्स एग्जाम में स्कोर कर सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।